फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास जो है होम मैनेजमेंट की एक ऐसी क्लास में लाई हूँ जैसे कि आप सबके बहुत होम मैनेजमेंट को लेकर कमेंट आ रहे हैं। प्रैक्टिस की बात रही तो पहली बात तो प्रैक्टिस मैंने कराई है टॉपिक वाइज, कुछ एक दो टॉपिक रह गए होंगे तो कह नहीं सकते हैं, तो आप इसे हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको सारे ऊपर नीचे स्क्रॉल करिएगा, मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर यूट्यूब पर डालते हो तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट अदर चैनल के भी आ जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, प्रैक्टिस की कमी नहीं है यूट्यूब पर, चाहे आप मेरे चैनल पर कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, और मेरे हिसाब से हर टॉपिक पे अवेलेबल होगी। ठीक है। लेकिन आज जो हमारा ये क्लास रहेगा वो ऐसा नहीं कि बहुत हम डीपली इसको मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम कतई नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं। ये आज जो क्लास है इसमें बेशक ये थ्योरी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी सबका रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पर, जितना हो सकता है 1-1.5 घंटे में। ये मास्टर क्लास है, इसमें सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं होम मैनेजमेंट के, जो इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक हैं जो मैंने अब तक थ्योरी आपको पढ़ाई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत क्विक रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यार ये थ्योरी पढ़ाने आई हैं, बिल्कुल नहीं, ये थ्योरी नहीं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम खाली क्वेश्चन को उठाते हुए आज हम होम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, जिससे आपका, क्योंकि आप देख लीजिए, आप आज हो गई 26 तारीख, ठीक है, 26 तारीख हो गई, मार्च आपकी गई और अप्रैल आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल। ठीक है। इस अप्रैल में आप कितना क्या कर सकते हो, क्योंकि लास्ट समय है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा होता है हम चक्कर में पड़ जाते हैं, ये कॉपी पढ़े वो कॉपी पढ़े, हर टॉपिक पे कॉपी बना रखी है हम लोगों ने, हर कई तरीके की बुक्स है हमारे पास, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि फ़ोन पर मैं आपको एक जगह जल्दी जल्दी चीज़ें बता दे रही हूँ। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले गृह प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, याद कर लो, मार्लिया पार्लोवा ने किया था। कब किया था? 1880 में किया था। मार्लिया पार्लोवा की पुस्तक पूछी जाए कौन सी है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कुकरी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। गृह प्रबंधन कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहते हो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। गृह जिसका अर्थ होता है होम या फिर घर, ठीक है, मकान मतलब या फिर आश्रय स्थल। ठीक है ना। मतलब घर जिसका निर्माण होता है हृदय से, और मकान का निर्माण किससे होता है, ईंट पत्थर वगैरह से होता है। ठीक है। सामग्रियों से होता है, और घर का निर्माण हृदय से होता है। बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। बकाया जो होम दिया गया है उसमें घर और मकान दोनों आ जाते हैं। ठीक है। ओके। और प्रबंध जो दूसरा शब्द है उसका मतलब क्या है, विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है। ठीक है ना। विचार पूर्वक की गई क्या है, ये व्यवस्था है। ओके। और क्या है गृह व्यवस्था, आगे हम बात करेंगे। जो गृह व्यवस्था है क्या है, एक अदृश्य प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है, अदृश्य कौशल है, सामूहिक प्रयास है, सार्वभौमिक प्रयास है, एक पेशा है ये। ठीक है ना। और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति भी ये करता है, जो भी लक्ष्य आपके निर्धारित है उनकी प्राप्ति करता है। आप मैनेजमेंट करके चल रहे हो तभी आप अपनी तैयारी कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य भी हमें अवश्य मिलेगा। और ये कला भी है और विज्ञान भी है और सतत प्रक्रिया है। मैंने कहा मैं ज़्यादा आपको मतलब बेवजह की बातें नहीं करूँगी, नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताती चल रही हूँ। ठीक है। गृह प्रबंध की ये सारी थी विशेषताएं। ठीक है। अदृश्य प्रक्रिया है, अदृश्य कौशल है, मानसिक प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है, अदृश्य कौशल है, सामूहिक प्रयास है, सार्वभौमिक प्रयास है, एक पेशा है ये, और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। गृह प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, और सतत प्रक्रिया है। और ये क्यों कला है, क्यों विज्ञान है, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। गृह प्रबंध है क्या, ठीक है, क्या इसको समझाना जरूरी है? देखो बस इतना देख लो, गृह प्रबंधन में क्या होते हैं ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको वाकई थ्योरी पढ़नी है तो मैनेजमेंट की पहली क्लास से देख लो, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा मैंने अच्छे से समझाया है, जितना अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, जितना मेरा कैपेबिलिटी थी मैंने समझाया है। ठीक है। तो आप उसे पढ़ लो। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं गृह व्यवस्था के चरण पूछे जाए कौन कौन से हैं, तो आयोजन है, ठीक है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, ये चरण है। ठीक है। ये क्या है, धन क्या है, अमानवीय साधन है। समय निखिल एवं डॉल्सी ने अमानवीय साधन बताया है। शक्ति मानवीय साधन है। भौतिक वस्तुएं क्या है, अमानवीय साधन है। ठीक है ना। भौतिक वस्तुएं अमानवीय भी होती हैं और सामुदायिक संसाधन में भी आती हैं। ओके। और ज्ञान क्या है, ये जो ग्राफ है ना, ये पूरा मैनेजमेंट समझाने की पर्पज से है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं इस ग्राफ को नहीं समझा रही हूँ। ठीक है। ज्ञान क्या है, मानवीय साधन है। कौशल क्या है, यहाँ पर मानवीय साधन है। योग्यता और अभिरुचि ये भी मानवीय साधन है। ठीक है ना। और ये सब क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन है, ये आप समझ सकते हो। तो इन्हीं सभी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो अगर ये चीज़ मेरा तरीका ये अच्छा लगे आपको, तो एक बार जरूर मित्रों को भाई शेयर
शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत के काम होते हैं नए नए तरीके से चीज़ों को लाना कि बच्चों की तैयारी हो जाए। अब ये डेफिनेशन याद कर लो। ग्रॉस एवं केंडल ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था को क्रियाशील यंत्र माना है। क्या माना है? क्रियाशील यंत्र माना है। किसने माना है? ग्रॉस एवं केंडल ने माना है। ओके, और यहाँ पर जो गृह व्यवस्था को समझने के लिए कितने उद्देश्य बताए हैं ग्रॉस एवं केंडल ने? तो याद रखिएगा 3 उद्देश्य बताए हैं। गृह व्यवस्था को ग्रॉस एवं केंडल ने क्रियाशील यंत्र बताया है और 3 तरीके से बताया है कि हम इनके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। किनके उद्देश्यों को? गृह प्रबंधन के उद्देश्यों को। कैसे? शोध के निर्देशन के रूप में। भाई हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसको निर्देशित करने के रूप में। जो आपको शोध के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है ना, उसको विशिष्ट बनाने हो तो मतलब उसको एक ढांचा देना होगा ना। आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है अच्छे से आप बनाते हो अपनी थीसिस वगैरह तैयार करते हो, तो क्या वो धारणात्मक ढांचे के रूप में हमारा मतलब जो मैनेजमेंट है काम करता है। और प्रशासनात्मक व्यवहार हेतु उपयोगी निर्देशन देने हो, तो जो भी आपने रिसर्च बनाया उसका ढांचा तैयार किया, अब लोगों को क्या है उस ढांचा जो आपने पूरा अपना थीसिस जो भी है तैयार किया उसे क्या है यहाँ पर यही चीज़ मैनेजमेंट में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है वो उपयोगी हो जाती है हम लोगों के लिए। ओके, परिभाषा क्या है मैनेजमेंट की? पढ़ लो एक बार। परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती है। निखिल एवं डॉसी के अनुसार क्या है? गृह प्रबंध क्या है? एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। क्या कहा है निखिल एवं डॉसी ने? डेफिनेशन निखिल एवं डॉसी ग्रॉस एवं केंडल की मैनेजमेंट में खूब पूछी जाती है, ठीक है। तो प्रबंध एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। इच्छित अंत आपका इच्छित अंत क्या है भाई? टीजीटी, पीजीटी, उसके आगे ये अगर कर लोगे तो उसके आगे फिर नया एक लक्ष्य बन जाएगा कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना। ये क्या आपके अंतिम लक्ष्य हो जाते हैं जिस पर हम हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। क्या है? प्रबंध अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? हमें निर्देशित करती है। किसने कहा? निखिल एवं डॉसी ने कहा। ओके, एक बार पढ़ो इस डेफिनेशन को, क्योंकि मैं भी इस समय इतनी थकी हुई चल रही हूँ, मेरे सिर में इतना भारीपन रहता है, इतना दर्द रहता है, मुझे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो रही है। रात में ही आती है थोड़ा बहुत और दिन में नींद ही नहीं आती है, और जबकि सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, रात में भी मैं बहुत लेट सोती हूँ, और मेरा सिर जो है फट रहा है इस समय भी। तो मेरा आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत प्रेशर से बोल रही हूँ, तो मैं बोल पा रही हूँ। तो यहाँ पर गुड जॉनसन की जो डेफिनेशन है उसको देखिएगा। गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय, ये डेफिनेशन भी आपकी पूछी गई है, ठीक है ना। गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, ये किसने कहा है? गुड जॉनसन ने कहा है। इतना ही आप याद रखोगे ना तो भी आपको आंसर पर मिल जाएगा। बकाया पढ़ लो एक बार। जिसमें अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं? कार्यरत रहते हैं, व अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा ये व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये किसकी डेफिनेशन है? गुड जॉनसन की। ग्रॉस एवं केंडल ने क्या कहा है? ग्रॉस एवं केंडल ने गृह व्यवस्था को एक मानसिक प्रक्रिया कहा है। हम लोग कहते हैं ना गृह व्यवस्था क्या? एक मानसिक प्रक्रिया। एक बार ये प्रश्न बना है कि मानसिक प्रक्रिया कहा किसने? तो ग्रॉस एवं केंडल की डेफिनेशन में देखो, मानसिक प्रक्रिया ग्रॉस एवं केंडल ने कहा है, ठीक है। जिसमें पारिवारिक साधनों को उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। मतलब गृह व्यवस्था के 3 चरण की चर्चा भी कौन कर रहा है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन किसने किए हैं चर्चा? ग्रॉस एवं केंडल ने किया। इन्होंने मानसिक प्रक्रिया भी कहा है, इन्होंने तीनों चरण की भी चर्चा की है। नियंत्रण है, आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। किसने? ग्रॉस एवं केंडल ने। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया? मानसिक है, तो ये याद रखो किसने कहा? ग्रॉस एवं केंडल ने। नियंत्रण, आयोजन, मूल्यांकन की चर्चा किसने की है? ग्रॉस एवं केंडल ने अपनी डेफिनेशन में की है। डेफिनेशन याद हो गई। लिचफील्ड ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था को क्रियाओं का चक्र कहा है, एक्शन ऑफ साइकिल कहा है, ठीक है। क्रियाओं का चक्र कहा है। और इन्होंने कितने गृह व्यवस्था के 5 चरण भी बताए हैं, ये ध्यान रखना। गृह व्यवस्था के इन्होंने 5 चरण भी बताए हैं। बस मैं एक बार इनके चरण जरूर बता दूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, बस बता दूं जिससे आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है एक तो निर्णय प्रक्रिया को कहा है। पहला चरण क्या है इनका? निर्णय प्रक्रिया। दूसरा क्या होता है? उस निर्णय लेने के बाद आप क्या करते हो? उस कार्य जो भी निर्णय लिया है उसके लिए कार्यक्रम बनाते हो, तो कार्यक्रम बनाना। फिर क्या होता है? कार्यक्रम जब हम बनाते हैं तो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तभी तो कार्यक्रम बनता है ना। तो विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान। ये इसलिए बता रही हूँ कि ये पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा चरण है, कौन सा नहीं है। 3 दे देंगे, डी ऊपर 1 तो सभी मिल जाएगा।
सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे। तो आपको एथलीट याद होना चाहिए कि लिचफील्ड ने, क्योंकि इनकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी गई है कि क्रियाओं का चक्र किसने कहा है गृह व्यवस्था को, तो लिचफील्ड ने कहा है। कितने चरण बताए हैं इन्होंने, 5 चरण बताए हैं, क्योंकि 3 चरण तो किसने, ग्रॉस एवं केंडल ने बताए थे, है ना। तो अभी यहाँ पे निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना और नियंत्रण और पुनर्मूल्यांकन करना। ठीक है, चौथा है क्या, नियंत्रण करना चीज़ों पर, और उसके बाद लास्ट में क्या करना, पुनर्मूल्यांकन करना। देखो अगर आप इस क्लास को छोड़कर जाते हो तो ये मिस्टेक आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो आंसर आप तभी तो कर पाओगे जब आपको थ्योरी से क्वेश्चन पता होंगे, है ना। आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। इरीन ओपनहीम ने गृह प्रबंध को क्या कहा है, संस्कृति की जड़ कहा है। अब संस्कृति की जड़ आपको तभी पता चलेगा ना जब ये डेफिनेशन पढ़ोगे, वहाँ पर तो फिर तुक्का लगाना हो जाएगा ना। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको पढ़ लो। ग्रॉस एवं केंडल ने क्या कहा है, क्रियाशील यंत्र कहा है। क्रियाशील यंत्र किसने कहा है, ग्रॉस एवं केंडल ने कहा है। क्रियाओं का चक्र किसने कहा है, क्रियाओं का चक्र लिचफील्ड ने कहा है। क्रियाशील यंत्र किसने कहा है, ग्रॉस एवं केंडल ने कहा है। ओके, कोर्टिजन ने गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान और प्रयोगात्मक विज्ञान कहा है। तो मतलब व्यवहारिक विज्ञान या फिर प्रयोगात्मक विज्ञान पूछा जाए किसने कहा है, तो कोर्टिजन ने कहा है। राजमल देवदास ने क्या कहा है, गृह प्रबंध की तुलना बांध से की है। इन्होंने कहा है गृह व्यवस्था एक बांध के समान है, इसमें संसाधनों को नियमित किया जाता है। डायग्राम इसका भी दिया होगा, ठीक है, आप देख पा रहे हो, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। मतलब ये बांध है पूरा, व्यक्ति के पास क्या है, समय भी है, मनी भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, एनर्जी है, ठीक है, और ये सब स्टोर है हमारे दिमाग में स्टोर है। मान लो धन है, आपके घर में स्टोर है, समय आपके पास है 24 घंटे का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, स्टोर है ये चीज़ आपके। जब आपको आवश्यकता होगी तब क्या है, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप कर लोगे, है ना, सब चीज़ का इनका आप प्रयोग कर लोगे। लेकिन ये सब किसमें, दिमाग में आपके भरी हुई हैं, आपके पास ये संसाधन मौजूद है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि नदियों में पानी नहीं बारिश में इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब आपको ज़रूरत होती है, जब सूखा उखा पड़ता है तो उस पानी को खोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ज़रूरत पड़ने पे ही उपयोग कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ी ना उपयोग कर रहे हो। तो जानकारी भी, हम नॉलेज है किसी चीज़ हमें, लेकिन वो नॉलेज काम तो तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। ये मैंने आपको सब समझाया है, पर मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी। गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है भाई, गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जल्दी से पढ़ो। गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध पारिवारिक साधनों से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना, ठीक है। जो भी साधन है उनसे क्या करना, हमें पूर्ति करना, अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना, ठीक है। जैसा कि क्या होता है, हम सभी जानते हैं गृह प्रबंध क्या है, एक मानसिक और एवं बौद्धिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया, याद हुआ, जिसमें गृह संबंधी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया जाता है। कई बार आप जानते हो बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वो ऐसे ही प्रश्नों से दिए जाते हैं। यथार्थ में प्रबंध क्या है, निर्णय की श्रृंखला है। मतलब प्रबंध क्या है, निर्णय की श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। प्रबंध निर्णय की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, पढ़ लो एक बार। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना और पारिवारिक स्तर को बनाए रखना और पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखना, ठीक है। ये क्या है, आपके उद्देश्य, ठीक है। क्या थे उद्देश्य, ये उद्देश्य थे। अच्छा, गृह व्यवस्था में कुछ बाधाएं भी होती हैं भाई। क्या बाधाएं हो सकती हैं, सबसे पहले जो संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। मतलब साधन है आपके पास पर आपको जानकारी नहीं, तो ये क्या, गृह व्यवस्था में सुधार में कठिनाइयां हो सकती हैं। मान लो साधन है तब भी आपको पता नहीं है। व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर होना। मतलब सबको पता है कि ये काम होना है और सब एक दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई कर भी नहीं रहा है। तो उत्तरदायित्व हमेशा कार्यों का बंटवारा करना चाहिए, ना कि ये सोचकर उत्तरदायित्व मतलब सब पर डाल देना चाहिए कि कोई ना कोई कर ही लेगा, उस चक्कर में कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। तो बंटवारा किया जाता है कार्यों का, लेकिन उत्तरदायित्व सबका नहीं होता, प्रत्येक सदस्यों का नहीं होता उत्तरदायित्व, क्योंकि सबके चक्कर में काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी कठिनाई है। व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव, है ना। व्यवस्था की प्रक्रिया मतलब व्यवस्था कैसी की जाती है यही जानकारी हमें नहीं है। व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती, व्यवस्था की भी है तो जो लक्ष्य है उससे संबंधित नहीं। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, लेकिन नेट वाला सिलेबस पढ़ रहे होंगे, मेहनत भी डबल कर रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन मुश्किल है क्योंकि इतना डिफिकल्ट टीजीटी पीजीटी में आता नहीं। और ये कभी मत सोचना कि जिन्होंने नेट पढ़ लिया वो टीजीटी पीजीटी तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। नेट के कोड वाले क्वेश्चन सॉल्व करते करते आदमी नॉर्मल क्वेश्चन भूल जाता है, ठीक है। व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा, ठीक है। व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार जो समाधान है, व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा और ये जो
अच्छा, हमने उल्टा पढ़ा है, 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा, कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, योजना अनुकूल लक्ष्यों का निर्धारण ना होना, जो योजना है ठीक है उस हिसाब से लक्ष्य ही ना हो। ओके, तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, बाधाएं हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सर, यहाँ पर गृह व्यवस्था को समझने में भ्रांति क्या हो सकती है। भ्रांति, एक तो प्रबंध एक साधन मात्र है, साध्य, प्रबंध क्या है, एक साधन मात्र है, साध्य साध्य ही नहीं, ये ध्यान रखना है। साध्य का मतलब अगर आपको पूछा जाए तो जैसे कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं कि प्रबंध अंत होता है, जैसे आपने प्रबंध कर लिया तो ये अंतिम है, अब आपको कोई प्रबंध जीवन में करना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, तो प्रबंध एक साधन है कोई भी कार्य करने का, साध्य नहीं है, ये अंत नहीं है कि इसके बाद सब काम खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं, तो ही हटा दो, यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ हो रहा, साध्य नहीं। ठीक है, तो प्रबंध क्या है, मात्र एक साधन है, ये एंड नहीं है, अंत नहीं है किसी भी क्रिया का। ठीक है, कि आपने साधन प्रबंध कर लिया तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। ओके, ऐसे समझ सकते हो। प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं है कि काम हो जाए कैसे भी कभी ना कैसे, ऐसा मतलब ऐसे समझ सकते हो। अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। हाँ, बहुत से लोग, पहले क्वेश्चन आता था कि प्रशिक्षण जो आपके प्रबंधक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं, तो वो प्रशिक्षित किए जाते हैं, जन्मजात नहीं होते, जन्म से नहीं प्रशिक्षण से सीखते हैं। वो बात और है कि कुछ लोगों में कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं होता है ना, कि हम लोग हर चीज़ मुखिया पर छोड़कर चले जाते हैं, मुखिया को भी लगता है हर काम हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना। केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है, केवल लक्ष्यों को से प्राप्त कर लेना ही प्रबंध नहीं है, उसके आगे भी होता है। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी भ्रांतियाँ, तो भ्रांतियाँ ये सभी भ्रांतियाँ हैं, 5 भ्रांतियाँ हैं। प्रबंध साधन मात्र है, साध्य नहीं है। ठीक है, मतलब अंत नहीं है। और प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि जैसे तैसे एन केन प्रकारेण हमारा काम हो जाए। ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे प्रबंधक जन्मजात नहीं होते, ध्यान रखना है, प्रशिक्षण से बनते हैं। ओके, प्रबंध प्रक्रिया के मुखिया तक ही सीमित नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, लक्ष्य मिल गया बस प्रबंध पूरा। अच्छा, गृहिणी के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, विलक्षण कल्पना शक्ति होनी चाहिए, भी कोई भी समस्या हो तो उसको अच्छे से सोचने समझने परखने की क्षमता होनी चाहिए, उच्च निर्णय शक्ति होनी चाहिए, आत्मनियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए, हर बात पर भावुक हो जाना, हर बात पर आपा खो देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें औरतों में, मतलब अगर जो समझदार महिलाएं होती हैं, अच्छी लड़कियां होती हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाती हैं। उत्साह, मानव स्वभाव को समझना आना चाहिए, हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, त्याग की भावना। ठीक है, हम महिलाओं में एक विशेष आदत होती है, जरा सा कोई प्यार से बोला तो हमें लगता है अरे ये बहुत अच्छा है, और सारा अपना मन खोल के रख देते हैं, 4 दिन बाद वही छुरा भोग के निकल लेता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम लोगों में विशेष तौर पर पाई जाती हैं। ओके, इसको एक सेकेंड, महत्व मैं सोच रही हूँ 1 लाइनर में क्वेश्चन टाइप चीज़ें मिल जाए, वो चीज़ें करा दूँ जल्दी से। ठीक है, अच्छा ज़्यादा नहीं है, पढ़ लो एक बार समझने के लिए। जो महत्व होता है गृह प्रबंध का, कुशल व अच्छा प्रबंधक जो होता है परिवार के जीवन की क्या होता है, आधारशिला होता है, ये ध्यान रखना है। कुशल व जो अच्छा प्रबंधक होता है क्या होता है, परिवार में जीवन की आधारशिला होता है, यही परिवार के आर्थिक विकास की कुंजी है, और ये जीवनदायिनी तत्व है जो कुशल प्रबंधक है। ठीक है ना, जिसके बिना प्रबंध के उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं। मतलब एक अच्छा प्रबंधक, कुशल प्रबंधक घर में होना जरूरी होता है, क्योंकि ये जीवन की आधारशिला तय करता है। अगर प्रबंधक वाकई में सही नहीं है तो आपका घर बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा, चाहे इनकम कितनी भी हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुशलता, चतुरता, दक्षता, अनुशासन, निर्माण कार्य, सौंदर्य के दर्शन, मतलब ये सारे गुण मतलब प्रबंधक में और मतलब इन लोगों में होने चाहिए, चाहे गृहिणी प्रबंधक हो, चाहे मुखिया प्रबंधक हो, जो भी हो। गृह प्रबंधन के चरण की बात कर लेते हैं। देखो, कम से कम 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, नियोजन, आयोजन भी जिसे कहते हैं, नियंत्रण और मूल्यांकन, कम से कम ये 3 चरण होते हैं। जो आपने देखा अभी ग्रोस एवं केंडल ने भी चर्चा की और इनकी निखिल एवं डॉल्सी ने भी चर्चा की है। अधिक से अधिक पूछे जाए तो 5 चरण होते हैं, नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, तो नियोजन और आयोजन ये एनसीईआरटी में अलग अलग दिए हैं, इस वजह से ये अलग अलग है। ठीक है ना, तो नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन अधिक से अधिक पूछे जाए तो 5 चरण होते हैं। ओके, और अगर पूछा जाए कि 5 चरण बताए किसने है, तो आयोजन, संगठन, संसाधनों का एकत्रीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये 5 चरण किसके, न्यूमैन के दिए हुए हैं। ठीक है, आयोजन, संगठन, ओके, आयोजन, संगठन,
संसाधनों का एकत्रीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 चरण किसने दिए हैं? न्यूमैन ने दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके टोटली चरण हो गए। उसके बाद लिचफील्ड ने भी 5 चरण बताए हैं। लिचफील्ड ने 5 चरण अभी हमने आपको शायद बताया भी था। निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, नियंत्रण करना, पुनर्मूल्यांकन करना। तो ये 5 चरण किसके हैं? लिचफील्ड के दिए हुए हैं, ठीक है। नियोजन आयोजन व्यवस्थापन का प्रथम चरण है। जो नियोजन और आयोजन है, क्या व्यवस्थापन का कौन सा चरण है? प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवस्थापन का प्रथम चरण कौन सा है? आयोजन है। कई एक बार दिया था कि 3 ऑप्शन दिए थे, नियंत्रण दिया था, मूल्यांकन दिया था और ये कुछ और दे दिया था, मूल्य लक्ष्य स्तर में से कुछ, और लास्ट में लिखा था निम्न में से कोई नहीं। बहुत से लोगों ने क्या करा, वो उसको नियंत्रण मतलब मैंने सॉल्व कराया तो नियंत्रण पर लगा दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा नियोजन के बाद नियंत्रण, आयोजन के बाद नियंत्रण ही आता है। लेकिन जब आयोजन नहीं होगा तो समझो कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप उसके बाद वाला लगा दोगे, ये तो सेकेंड ही रहेगा, है ना। तो व्यवस्थापन का प्रथम चरण आयोजन है। विभिन्न विकल्पों में से महत्वपूर्ण विकल्प का चुनाव करना ही आयोजन है। विभिन्न विकल्पों में से महत्वपूर्ण चरण का जो है चुनाव करना, विकल्प का चुनाव करना क्या है? आयोजन है। आयोजन कब सफल होता है? जब उद्देश्य क्लियर हो, ओके, उद्देश्य क्लियर हो। मेलोक एवं ड्रोकन की परिभाषा क्या है? आयोजन निर्णय की श्रृंखला है। मतलब आयोजन को निर्णय की श्रृंखला किसने कहा है? मेलोक एवं ड्रोकन ने कहा है। ये परिभाषा याद रखिएगा, ओके। नियोजन, आयोजन के प्रकार कितने होते हैं? आयोजन के 3 प्रकार होते हैं। उपयोग के आधार पर आयोजन, समय अवधि के आधार पर आयोजन, स्तर के आधार पर आयोजन, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपके उपयोग के आधार पर आयोजन होते हैं, ये तत्कालीन जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही आपको उद्देश्य प्राप्त होता है वैसे ही इसका अंत हो जाता है। जैसे वैवाहिक प्रतिभोज, आपने क्या करा? एकल उपयोग का आयोजन, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, उपयोग के आधार पर आयोजन की बात कर रही हूँ ना। तो ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। 2 तरीके का होता है। एक होता है एकल उपयोग, ठीक है, एकल उपयोग, और दूसरा होता है दोहराए जाने वाले उपयोग, ठीक है, दोहराए जाने वाले उपयोग। तो यहाँ पर जो एकल उपयोग होते हैं, है ना, एकल उपयोग मतलब हमने कहा उपयोग के आधार पर आयोजन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एकल उपयोग, दूसरा होता है दोहराए जाने वाले आयोजन। तो जो एकल उपयोग होता है ये तत्कालीन उपयोग के लिए बनाया जाता है। जैसे ही उद्देश्य क्लियर हुआ, उद्देश्य पूरा हुआ, वैसे ही इसका अंत। जैसे वैवाहिक प्रतिभोज, अब शादी हो गई, विवाह हो गया, भोजन भी हो गया और बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्या होते हैं? ये शॉर्ट टाइम के होते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। दोहराए जाने वाले जैसे कि पुनः पुनः होंगे, जैसे कि आपके त्यौहार हैं, हर साल आते हैं, जैसे कि आपके बर्थडे हैं, जन्म दिवस है, कथा है, त्यौहार, ये सब क्या होते हैं? हर साल आते हैं। तो ये दोहराए जाने वाले आयोजन होते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ओके। पुनः पुनः उपयोग में आते हैं, किसने कहा था इसके लिए? दोहराए जाने वाले आयोजन के लिए ये न्यूमैन ने कहा था कि दोहराए जाने वाले आयोजन पुनः पुनः उपयोग में आते हैं। ये न्यूमैन की डेफिनेशन है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ओके। और ये नैतिक आयोजन भी कहलाते हैं। जो दोहराए जाने वाले होते हैं ये नैतिक आयोजन के समान माने जाते हैं। कुल क्लियर हुआ, ओके। आगे दूसरा कौन सा दिया है? उपयोग के बाद समय अवधि के आधार पर आयोजन। जो समय अवधि के आधार पर होते हैं ये भी 2 होते हैं। ये आपके दीर्घकालीन होते हैं आयोजन, दीर्घकालीन आयोजन, और कौन से होते हैं? अल्पकालीन आयोजन होते हैं। अल्पकालीन, ये 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर जो दीर्घकालीन आयोजन आप जानते हो लंबे समय के लिए होते हैं। लंबे समय के लिए, जैसे हमें घर बनवाना है तो दीर्घकालीन आयोजन करेंगे हम, ओके। बच्चों की शिक्षा के लिए दीर्घकालीन प्लानिंग करके चलते हैं। अल्पकालीन है, आप रोज है दूध दही लेते हो, उसका खर्च देते हो, सब्जी लेते हो, ठीक है ना, सब्जी का खर्च है, ये सब क्या अल्पकालीन आयोजन के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्तर के आधार पर आयोजन जो होता है, तो स्तर के आधार पर जो होते हैं आयोजन को भी क्या करा गया है? 3 तरीके से बांटा है बर्क ने, ठीक है। बर्क ने 3 तरीके से बांटा है। एक इन्होंने मुख्य आयोजन बताया है। मुख्य आयोजन मतलब अगर सबसे पहला प्रश्न तो यही कि स्तर के आधार पर आयोजन को 3 तत्वों पर किसने बांटा है? तो बर्क ने बांटा है। क्या कहा? एक कहा इन्होंने मुख्य आयोजन, दूसरा कौन सा आयोजन है? क्रियात्मक आयोजन, ठीक है, क्रियात्मक है, और तीसरा कौन सा है? दिन प्रतिदिन का आयोजन, दिन प्रतिदिन जो हम रोज करते हैं वो वाला आयोजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एवं कैंडल द्वारा आयोजन के चरण अगर पूछे जाएं कौन कौन से हैं, तो समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, संभावित हल का चयन व उपयुक्त विकल्प चुनना, और उत्तरदायित्व को स्वीकारना तथा परिणाम को स्वीकारना। तो ये 5 चरण, ठीक है। 5 चरण किसने दिए हैं? ग्रॉस एवं कैंडल ने दिए हैं। अगर आपके पढ़े हुए होंगे तो बस आपको बस पढ़ना ही है इनको। आयोजन के विभिन्न आयाम ली ब्रेटन के द्वारा दिए गए हैं। आयोजन के जो विभिन्न आयाम है किसके द्वारा दिए गए हैं? ली ब्रेटन के द्वारा दिए गए हैं। क्या दिया गया है? जटिलता, आकार, महत्व, व्यापकता, समय, विशिष्टता, पूर्णता, लोचमयता, विस्तार। ये किसने? ली ब्रेटन ने 8 तरीके के जो हैं आपके आयाम बताए हैं, ओके। आयोजन के तत्व क्या है? आयोजन के तत्व पूछे जाते हैं तो आयोजन के तत्व कौन कौन से देख लो। क्या किया जाना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कौन से साधनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी,
इसे किस प्रकार किया जाना है, किसके द्वारा ये किया जाएगा और इसे कब किया जाना है। ये 5 तत्व किसके हैं, आपके आयोजन के तत्व हैं। क्या किया जाना है, कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, इसे किस प्रकार किया जाता है, किसके द्वारा ये किया जाएगा, ये क्या होते हैं, सब आपके आयोजन के तत्व होते हैं। ग्रॉस एवं केंडल ने आयोजन की कितनी विधियां बताई हैं, 5 विधियां बताई हैं। ग्रॉस एवं केंडल ने आयोजन की विधियां कितने बताई हैं, 5 बताई हैं। देखो सारे तत्व ये याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न बनने लगे हैं आजकल, ठीक है। कितनी विधियां बताई हैं, 5 बताई हैं। आयोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखो, संपूर्ण स्थिति का आकलन करो, साधनों की खोज करना, समस्या आयोजन का चुनाव करना और प्रविधि का विशिष्टीकरण, ठीक है। प्रविधि का विशिष्टीकरण आपने पढ़ा होगा। प्रविधि का जो विशिष्टीकरण है उसमें चित्रमय आयोजन आता है। चित्रमय आयोजन जो टास्कर ने दिया था, ठीक है, कि कोई भी काम करना है तो उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बना लो। लुईस ए एलन ने आयोजन की 7 विधियां बताई हैं। कितनी विधियां, 7 बताई हैं आयोजन की। भविष्यवाणी, उद्देश्यों का विकास करना। देखो मैं मान के चलती हूँ, अगर कोई भी विषय से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कोई भी विषय से प्रश्न, मान लो मैनेजमेंट के, मान लो 25-25 क्वेश्चन आते हैं हर मतलब पोर्शन से, आइडिया लगा के चलते हैं। मान लो 125 प्रश्न है, 5 ब्रांचेस है, तो एक आइडिया में चलते हैं कि 25-25 प्रश्न पूछने चाहिए हर ब्रांच से। तो 25% अगर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें अगर मैं मान के चलूँ 25% में जो है 10% या 15% जो क्वेश्चन है आपके जो स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक होते हैं उन्हीं से आते हैं, ठीक है। तो उनको कतई घोल के पी लो। उसके बाद तो बीच बीच जो डिफ़िकल्ट आते हैं वो अंदर से आते हैं। वो आपने अगर थ्योरी को डीपली पढ़ा होगा तो आप उन आंसर को कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 विधियाँ बताई गई हैं। भविष्यवाणी, उद्देश्यों का विकास करना, कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची बनाना, बजट बनाना, प्रक्रिया को विकसित करना और नीति का विकास करना। किसने दिया है, लुईस ए एलन ने ये 7 विधियाँ बताई हैं आयोजन की। आयोजन का महत्व क्या है, सबसे पहले अनिश्चितता को दूर करने के लिए आयोजन हम क्यों करते हैं भाई, हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकें। तो अनिश्चितता दूर हो जाती है, मितव्ययता हो जाती है कि जैसा हमारा बजट होगा हम वैसा प्लानिंग करेंगे और वैसे ही चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे लिए किसी से कर्ज वर्ज लेना ना पड़े। उद्देश्यों पर बल केंद्रित करने के लिए हम आयोजन करते हैं और नियंत्रण हेतु आयोजन करते हैं। अब इनको हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, हमने आपको समझा दिया। गृह प्रबंध के उद्देश्य, गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या है, इधर इसको सबको आप समझ सकते हो, मेनली उस पर आ जाओ। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम करते हैं। सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गृह कार्य जो होते हैं कुशलतापूर्वक संपन्न करने होते हैं, ये उद्देश्य ही हैं। पारिवारिक स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम जो है गृह प्रबंधन करते हैं। और पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी हम गृह प्रबंध करते हैं। अच्छा ये क्या रिपीट हो गया, अच्छा ये पेज रिपीट है, एक सेकेंड बस, अभी एक सेकेंड। अब आ गए हम गृह प्रबंध के दूसरे चरण संगठन पर। हमने आयोजन को कंप्लीट कर लिया। कितना, आधे घंटे में हमने काफ़ी टॉपिक, आधा घंटा भी हुआ भी नहीं, ठीक है। ये जो संगठन है किससे बना है, ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी का शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, उससे उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से निकला है, ऑर्गेनिज्म से निकला है, ऑर्गेनिज्म से निकला है। और ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोलते हैं और हिंदी में संगठन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका अर्थ क्या था, पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करना। जैसे हमारे शरीर होते हैं, शरीर क्या होता है हमारा, सबसे पहले किससे बनता है, कोशिका से बनता है। कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक बन जाते हैं। ऊतक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। आप कह सकते हो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सब क्या है, पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अगर आपका हार्ट खराब हो गया तो क्या व्यक्ति जीवित रह पाएगा। अगर आपका किडनी फेल हो गया किसी का तो वो व्यक्ति जी पाएगा। लीवर किसी का फेल हो गया तो व्यक्ति जी पाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारे अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे के कार्य में योगदान देते हैं। एक भी अंग बेकार समझो व्यक्ति बेकार, ठीक है ना। तो इसी तरीके से संगठन में भी सेम चीज़ होती है। अगर घर में एक व्यक्ति भी हर चीज़ में कमी निकालने वाला है तो उस घर का माहौल कभी भी शांतिप्रद नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो एक संगठन की तरह हमें काम करना होता है, शरीर के अंग की तरह मिलकर काम करना होता है, तभी हम अपने परिवार का स्तर जो है ऊंचा बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अर्थ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करना, ये प्रश्न बन सकता है। गृह अर्थशास्त्रियों ने संगठन को पाठ्यक्रम में कब सम्मिलित किया, क्योंकि आप जानते हो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन 3 ही चरणों की चर्चा होती। संगठन को बाद में जोड़ा गया 1961 में, अर्थशास्त्रियों ने जोड़ा था गृह विज्ञान में इसको, ठीक है, 1961 में। संगठन विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों और साधनों के मध्य उचित संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। क्या करता है संगठन, विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों और संसाधनों के मध्य क्या करता है, उचित संबंध स्थापित करता है। हम सभी जानते हैं, हम लोग जो घर में रहते हैं अगर साथ तभी रह पा रहे हैं जब थोड़ा बहुत तो समस्याएं सब घर में होती है, लेकिन ये है कि तब भी चलो सही है, ठीक है ना, दुनिया को देखते हुए चीज़ें सही हैं, ठीक है।
तो ये सब क्या होता है, हर घर में परिवार अगर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सही हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो घर में रहता ही है। संगठन के कार्य पर परिवार के आकार व आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, संगठन का जो कार्य, जो परिवार का है आपके, जिसमें लोग रह रहे हैं, उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, परिवार के आकार का प्रभाव पड़ेगा। मान लो कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक स्तर भी प्रभावित होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार संगठन क्या है, संगठन को हम ऐसी उपयुक्त, ये परिभाषाएं याद रखना, आपको एक जगह परिभाषाएं मिल रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डेफिनेशन मिल जा रही है एक ही जगह पर। संगठन को हम ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि कार्य, व्यक्ति और अन्य साधन तथा नेतृत्व और उत्तरदायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है। ओके, डेफिनेशन पढ़ लो, बकाया पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें भी पढ़ते हैं। ठीक है, R.C. डेविस ने क्या कहा है, संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। ठीक है ना, क्या करता है संगठन, व्यक्तियों का एक समूह है। बिल्कुल, संगठन तो समूह होता ही है जो कि नेता के निर्देशन, नेता मतलब मुखिया घर का हो सकता है, क्योंकि प्रबंधन हर जगह होता है, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल, हर जगह होता है। तो वहाँ पर नेता कौन होता है, जो उसका मालिक होता है, या फिर जो उसको मैनेज कर रहा होता है, मैनेजर होता है, वो होता है। ठीक है ना, तो नेता के निर्देशन में समान उद्देश्यों की पूर्ति है सहयोग करते हैं। हम लोग परिवार में समान उद्देश्य, सब चाहते हैं हमारा घर का जो है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। ठीक है ना, हमारे घर की रोजी रोटी अच्छे से चलती रहे। तो ये क्या है, ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति, सबके उद्देश्य लगभग यही होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत होते हैं आगे बढ़ के, जैसे कि कोई अपने पैरों पर बहुत अच्छे से खड़ा होना चाहता है, कोई लोग होते हैं जो अपने नॉर्मल घर का खर्च चलता रहे उसी में खर्च मतलब खुश रहते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग विषय हैं। बकाया सबकी मेन ज़रूरतें यही होती हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, रोज़ की रोटी पानी हमारी अच्छे से चलती रहे। ठीक है ना, तो ये सब हमारा संगठन मिलकर वर्क करता है। अमेरिका के श्री एंड्रयू कानून गो ने सन 1901 में संगठन की पुष्टि उस समय की थी जब उसने अपनी विशाल संपत्ति अमेरिका के ही इस्पात निगम को भेजा था। और उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहा था, हमारा सारा धन, महान कार्य और जो खाने मतलब जो माइंस होती है ना, उनकी बात की थी, सब कुछ ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो, हम कुछ ही वर्षों में पुनः इसको स्थापित कर लेंगे। और उन्होंने इस बात को सच करके दिखाया भी था। जैसे कि इनका कहना ये था संगठन के विषय में कि हमारे पास जो भी चीज़ें आप सब ले जाओ, पर जो हमारे वर्कर हैं, जो संगठन में मतलब इनके जो काम करने वाले सहयोगी थे, उन्हें छोड़ दो। उनके सहारे ही तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अब तक कमाई थी। ठीक है ना, हम फिर से कमा लेंगे वो चीज़। जैसे कि आप एक उदाहरण और दूँ, कहीं पहले के समय में युद्ध होते थे, आदमी पहले राजा क्यों बच के रहता था, अगर राजा को मतलब राजा की हत्या हो गई तो युद्ध खुद ही समाप्त हो जाता था। राजा की हत्या होते ही युद्ध क्या होता था, समाप्त हो जाता था। क्यों, क्योंकि राजा कौन था, राजा जो होता था प्रबंधक उसका होता था, एक तरीके से उसके हाथ में सब कंट्रोल होता था। और राजा मर गया तो क्या है, सब तितर बितर हो जाता था, प्रबंधक इधर उधर चला जाता था, सब मतलब अपने बचाव में लग जाते थे। लेकिन जब तक राजा है तब तक सब, क्योंकि संगठन उसके हाथ में है, उसके साथ वो सब रहेंगे और लड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि परिवार में या कहीं भी आप जब कोई प्लानिंग करते हो तो चीज़ें क्या होती हैं, संगठित रहनी चाहिए, और नहीं तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने संगठन को बहुत महत्व दिया कि हमारा संगठन हमारे पास रहे। ठीक है, संगठन प्रबंध की क्या होती है, आधारशिला होती है। ये पूछा जा सकता है कि डैश प्रबंध की आधारशिला है, क्या चीज़ है, तो संगठन है। ठीक है, संगठन प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं, बस एक बार जल्दी से पढ़ लो। संगठन प्रक्रिया के जो चरण होते हैं, समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना, अधिकारों का सौंपा जाना, सदस्यों के बीच कार्य विभाजन करना, क्रियाओं का समूहीकरण करना और क्रियाओं का निर्धारण करना। ठीक है, अगर आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ाती चली आ रही हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रोक रोक कर पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, संगठन को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध किया जाता है। एक बार पढ़ लो इन सब चीज़ों के लिए कि संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं संगठन की, संगठन को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध किया जाता है। संगठन व्यक्तियों के समूह जिसमें उनके संबंध की स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है। संगठन में श्रम का विभाजन होता है और प्रत्येक व्यक्तियों के बीच कार्य, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होती है। संगठन के समूह किसी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता, वास्तविकता, क्रमबद्धता, एकरूपता तथा समन्वय लाया जाता है। ठीक है, संगठन सार्वभौमिक होते हैं। संगठन प्रबंध प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, समन्वित करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, और संगठन क्या करते हैं, संदेश वाहन की एक प्रणाली भी है।
ओके, संदेश वाहन का एक प्रणाली है। मान लो आपका संगठन अच्छा था, आपका घर बहुत अच्छे से चल रहा था, तो क्या है, समाज को संदेश देते हैं वो चीज़ें कि हाँ देखो ऐसे रहना है, तब जाकर घर अच्छे से चलती, ठीक है। लेकिन आपके घर में रोज़ गृह क्लेश हो रही है, रोज़ समस्याएं हो रही हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो भी एक संदेश, मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी का माहौल ख़राब करते हैं। तो अगर अच्छा संगठन है, सब कुछ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं संदेश वाहन का कार्य करते हैं कि हाँ ऐसे रहना चाहिए, ठीक है ना। निकोलस ने संगठन के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। निकोलस ने संगठन के कितने स्तर बताए हैं? 3 बताए हैं, इतना याद रखना, ठीक है। प्रबंधन का तीसरा चरण क्या होता है? नियंत्रण होता है। बहुत ध्यान से पढ़ना, नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये योजना को क्या करता है? क्रियान्वित करता है, संगठन को गति प्रदान करता है, अनुमानित परिणामों को वायदा करता है। तो अनुमानित परिणामों का वायदा कौन करता है? एक बार प्रश्न बना था, तो ये नियंत्रण करता है, ठीक है। अनुमानित परिणाम का वायदा, जैसे कि अभी आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगा है और ये वायदा कर रहा है, अगर आप सच में तैयारी अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ नियंत्रण में, आप घूम फिर नहीं रहे हो, आप बेवजह के काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, तो ये नियंत्रण है आपका। और ये वायदा कहीं ना कहीं है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सफलता मिलनी है, ठीक है। निखिल एवं डॉसी ने क्या कहा है नियंत्रण के लिए? यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करता है। किसकी डेफिनेशन है नियंत्रण के विषय में? निखिल एवं डॉसी की डेफिनेशन है। यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करता है, ठीक है। फॉक्स ने क्या कहा है नियंत्रण को? योजना को निश्चित करने हेतु किया गया परिणाम है। क्या है? नियंत्रण योजना को निश्चित करने हेतु किया गया परिणाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नियंत्रण निरीक्षण के समान कार्य करता है। बिल्कुल, नियंत्रण में हम निरीक्षण भी करते चलते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, इसमें क्रियाओं से संबंधित ज्ञान, योजना की निश्चितता, प्रभावशाली समझने की शक्ति, गति, नेतृत्व गुण, कौशल, पूर्ण निर्देशन, सब कुछ शामिल है नियंत्रण में। ये सारे तत्व जो है शामिल हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप किस पर नियंत्रण करोगे, है ना। ज्ञान है आपके पास कि हमें जीवन में आगे बढ़ना, तभी आप बेवजह की चीज़ों पर नियंत्रण करोगे, नहीं तो मस्त ज़िंदगी जियोगे, पूरे दिन फ़ोन चलाओगे, स्क्रॉल करोगे, रील्स वगैरह, है ना। तो ये सब नियंत्रण की वजह से ही तो आप इतना कंट्रोल में अभी चल रहे हो। नियंत्रण की विशेषताएं क्या है? नियंत्रण क्या है? एक प्रबंधकीय कार्य है। भाई प्रबंधकीय कार्य तो है, बिना मैनेजमेंट के आप इसको कोई करता है? नहीं करता है। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल, जब आपके लक्ष्य कभी मतलब एक पूरा होता है, दूसरा तैयार हो जाता है, तो नियंत्रण भी आपका सतत चलेगा, है ना। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है ना। आपके लक्ष्य हो गए, आपकी योजना हो गई, ये क्या होती है, एक पूरी होती दूसरी तैयार हो जाती है, तो नियंत्रण भी हर स्टेप पे चलेगा ना, हर योजना पर नियंत्रण चलेगा, तो ये हमेशा सतत बना रहेगा। और तथ्यों पर आधारित होता है। बिल्कुल, तथ्य क्या, अभी आपका टीजीटी पीजीटी लगा, इसलिए सब कुछ नियंत्रण में है, तो ये तथ्य हैं आपके लिए। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है, ठीक है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है। नियंत्रण आपने कर लिया तो कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं चलता, क्योंकि पड़ोसी, आप तो तैयारी कर रहे हो, पड़ोसी ऐसे ही मस्त ज़िंदगी जी रहा, उसने आया आपसे बोला कि चलो आज मूवी देख के आते हैं, तो नियंत्रण में हस्तक्षेप नहीं चलेगा। आप कहोगे भैया तुम्हें जाना है जाओ, हमारा तो पेपर है, हमें पढ़ना है। नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है, ठीक है। बिल्कुल, सकारात्मक नियंत्रण भी होता है, नकारात्मक भी होता है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है। नियंत्रण का क्षेत्र जो है व्यापक होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसका क्षेत्र व्यापक होता है? नियंत्रण का। नियंत्रण के चरण कौन कौन से हैं? नियंत्रण के 3 चरण हैं। कौन कौन से? क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच व निरीक्षण करना और समायोजित करना। किसने दिए हैं ये? निखिल एवं डॉसी ने दिए हैं, ग्राउस एवं कैंडल ने? कमेंट करके बताइएगा। ओके, नियंत्रण के 3 चरण किसने दिए हैं? क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच व निरीक्षण करना, समायोजित करना। किसने दिए बताइएगा। यहाँ पर जो नियंत्रण के जो दूसरे चरण होते हैं, जांच व निरीक्षण करना, उसके 2 सिद्धांत हैं, ध्यान रखना, मार्गदर्शन और निर्देशन, ठीक है। बकाया तो आपको बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि बहुत डिटेल हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। तो क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच व निरीक्षण करना, समायोजित करना, ये नियंत्रण के 3 चरण हैं। नियंत्रण में जो जांच वाला मतलब दूसरा चरण है, उसके भी कितने 2 सिद्धांत हैं, मार्गदर्शन और निर्देशन, ठीक है। और सब सही है, ऐसे ही पढ़ लो। प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन के 3 स्तर होते हैं, आयोजन का मूल्यांकन, क्रियान्वयन का मूल्यांकन और परिणाम का मूल्यांकन। मतलब सबसे पहले तो यही याद रखो, मूल्यांकन कौन सा चरण है। अगर आपको 3 मिले तो 3 लगा देना, 4 मिले तो 4 लगा देना, क्योंकि कई जगह संगठन को नहीं माना जाता तो ये तीसरा चरण हो जाता है, जहाँ संगठन को माना जाता है वहाँ पर ये चौथा चरण हो जाता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर तो ये 5वां चरण हो जाता है, ठीक है। तो आयोजन का मूल्यांकन, क्रियान्वयन का मूल्यांकन, परिणाम का मूल्यांकन 3 स्तरों पर किया जाता है। जब आप प्लानिंग करते हो तो भी करते हो, जब आप उस प्लानिंग को क्रियान्वित करते हो तो भी मूल्यांकन करते हो, उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट आता है तो भी मूल्यांकन करते हो, ठीक है। ग्रोस एवं कैंडल के अनुसार वह तकनीक
है, मतलब जो मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। लेविन ने मूल्यांकन के 4 उद्देश्य बताए हैं। कितने बताए? लेविन ने मूल्यांकन के 4 उद्देश्य बताए, ध्यान रखिएगा। लेविन जो थे, ठीक है, लेविन महोदय ने मूल्यांकन के 4 उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, ये देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, मतलब पहला उद्देश्य ये है कि सबसे पहले ये देखो कि प्राप्त क्या हो चुका है, अगली योजना के लिए ये आधार के रूप में उपयोग में लाना। ठीक है, तीसरा क्या है, इन्होंने बताया कि संपूर्ण योजना को संशोधित करने का आधार प्रस्तुत करना, और चौथा क्या है, नई दृष्टि प्राप्त करना। ठीक है, तो ये 4 बताए थे एलन ने। आगे हम बात करते हैं लेविन ने। ठीक है, मूल्यांकन का सर्वाधिक हिस्सा नियंत्रण के साथ जुड़ा रहता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मूल्यांकन का सर्वाधिक हिस्सा, ये प्रश्न दूसरा पूछा गया, ये पूछा गया कि नियंत्रण का सर्वाधिक हिस्सा किसके साथ जुड़ा रहता है। तो मूल्यांकन का हिस्सा कह लो या नियंत्रण का कर लो, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्रश्न ये वाला पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसको पूछा गया है कि नियंत्रण का हिस्सा सर्वाधिक किससे जुड़ा होता है, आयोजन से, मूल्यांकन से। तो आप समझ सकते हो संगठन के बाद भी नियंत्रण माना गया है, आयोजन के बाद भी नियंत्रण माना गया है कई जगह। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आंसर क्या जाएगा, मूल्यांकन से जुड़ा रहता है, क्योंकि नियंत्रण करते हैं तभी हमारा पेपर होता है, पेपर में हमारे नंबर आते हैं, तो नंबर से पता चलता है कि हमने कितना नियंत्रण में काम करा है ना। अनौपचारिक मूल्यांकन 2 तरीके का होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन और सर्वविस्तार मूल्यांकन। सर्वोपरि मूल्यांकन जो हम सरसरी तौर पर कर लेते हैं, ऊपर ऊपर, और सविस्तार मूल्यांकन जो हम डीपली करते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक टाइप का होता है। सर्वोपरि मूल्यांकन जब सरसरी तौर पर किया जाता है, और जब सविस्तार मूल्यांकन जब मूल्यांकन गहराई से किया जाता है। ठीक है, गृह प्रबंध के उद्देश्य, ये बार बार क्यों आ रहे हैं भाई, उद्देश्य बार बार क्यों आ जा रहे हैं, ये रिपीट क्यों हो रही है PDF यहाँ पर। अब हम पहुंच गए किस पर, उत्प्रेरक तत्वों पे। लक्ष्य है यहाँ पर, मूल और स्तर को जानेंगे। ठीक है, तो लक्ष्य क्या होता है, सबसे पहले लक्ष्यों की बात, सबसे पहले तो याद रखो 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं हमारे। एक लक्ष्य होता है, दूसरा मूल्य, सबसे पहले मूल्य होता है, फिर लक्ष्य होता है, फिर स्तर होता है। तो चलो पहले लक्ष्य दिया तो पहले लक्ष्य पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्य होते हैं मूल्यों की अपेक्षा कैसे होते हैं, ये अधिक स्पष्ट होते हैं। ठीक है, अधिक स्पष्ट होते हैं, लक्ष्य अनेक होते हैं, ये ध्यान रखना है। लक्ष्य के विषय में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट होंगे उतने ही अधिक प्रभावशाली होंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, और ये ग्रहण करने योग्य वस्तु या अंत या उपदेश होते हैं। ठीक है, ये ग्रहण करने योग्य होते हैं लक्ष्य, ये ध्यान रखना है। लक्ष्यों को पहचानना तथा परिभाषित करना मूल्यों की अपेक्षा क्या है, आसान है। मूल्यों को आप स्पष्टली बता नहीं सकते हो कि हमारे मूल्य कितने, मतलब क्या है, और ना दूसरा पहचान सकता है इतना ज़्यादा। लेकिन लक्ष्य आप शब्दों में बता सकते हो, भाई हमें एग्ज़ाम ये वाला क्लियर करना, मेरा पेपर है मई में। ठीक है, तो यहाँ पर सुख और संतुष्टि, सुख तथा संतुष्टि के लिए जो होता है लक्ष्य हम क्यों बनाते हैं, सुख तथा संतुष्टि की प्राप्ति के लिए। आप सबको पता है कि भैया सैलरी मिलेगी करीब, अब तो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो हमें 1 लाख से करीब जो है सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आप क्या करते हो, यहाँ पर अपना लक्ष्य बनाते हो। ठीक है ना, उत्पत्ति मनुष्य की इच्छाओं, दर्शन, अभिकृतियों से लक्ष्य उत्पन्न होते हैं। हमारी इच्छाओं से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना, नहीं तो क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। अच्छे भले 2 बच्चे हैं, उन्हें संभालती और एंजॉय करती पति की सैलरी पे, है ना। तो निकेल एवं डॉर्सी की डेफिनेशन है, लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ठीक है ना, लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। और GP सैरी ने क्या बताया है लक्ष्य के लिए, लक्ष्य जीवन के वे साध्य हैं जिनको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार चेष्टा करता है। स्वानसन ने क्या कहा, लक्ष्य वह हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करते हो। ठीक है, और मूल्य वाहक हैं तो लक्ष्य क्या है, राजमार्ग हैं, ये ध्यान रखना। मूल्य वाहक हैं तो लक्ष्य क्या है, राजमार्ग हैं। मूल्य वाहक हैं तो लक्ष्य क्या है, राजमार्ग हैं, ये ध्यान रखना। ये कहा किसने है, तो ये स्वानसन ने कहा था कि मूल्य वाहक हैं तो लक्ष्य क्या है, राजमार्ग हैं। ठीक है ना, ओके। हाँ, ये डेफिनेशन है स्वानसन की, इन्हीं ने ये बात बोली थी। लक्ष्य वह हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करते हैं, और लक्ष्य मूल्य वाहक हैं तो लक्ष्य राजमार्ग है, ये भी स्वानसन महोदय की का ही कथन है। लक्ष्य की विशेषताएं क्या है, लक्ष्यों की श्रृंखला होती है, लक्ष्यों में परिवर्तन होता है, लक्ष्यों की श्रृंखला होती है, लक्ष्यों में परिवर्तन होता है। सामाजिक समूह का प्रभाव जो है लक्ष्यों पर पड़ता है। हमने आपको ये कल मैंने जैन की क्लास की थी तो बताया भी था, जो फेंस्टिंगर महोदय थे उन्होंने 1942 में एक अध्ययन किया था, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन थे। उन्होंने बताया था कि जो भी लोगों के विचार होते हैं, ठीक है ना, एक नाम याद रखना फेंस्टिंगर। ठीक है, फेंस्टिंगर
कब अध्ययन किया था इन्होंने? 1942 में किया था। और इन्होंने क्या बताया था? मनोवैज्ञानिक थे ये। इन्होंने बताया था कि जो विभिन्न रुचियाँ होती हैं लोगों की, इनका वो पृष्ठभूमि जो होती है ना, उनके आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे प्रभावित होता है। तो ये सामूहिक समूह का प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारे आसपास में अगर डॉक्टर ज़्यादा होंगे तो हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, टीचर ज़्यादा होंगे तो हम टीचर बनना चाहेंगे। तो हमारी पृष्ठभूमि में जैसे लोग होते हैं वैसा ही यहाँ पर मतलब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। और लक्ष्यों में परिवर्तन होता है बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, दुर्घटना कोई हो गई या किसी व्यक्ति को आर्मी में जाने का सपना था, लेकिन मान लो उसके पैरों में कोई ऐसा लंबे समय वाली कोई दिक्कत हो गई तो वो अब अपना लक्ष्य परिवर्तित कर देगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। हम जो चाहते हैं, या बहुत से लोग हैं इस बार भी उनका क्या होगा, लास्ट अटैम्प्ट होगा, अब वो ओवर एज हो रहे होंगे या कुछ भी होगा। तो ये तो खैर एक कंडीशन है, ओवर एज हो रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो घर की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो मतलब हर तरीके का ये सोच के चल रहे होंगे, इस बार हो गया तो हो गया, इसके बाद अब मैं तैयारी नहीं करूँगी। क्योंकि आप लोगों को सबको नहीं पता है कितनी कितनी बुरी कंडीशन में लोग पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है उनकी भली ओवर एज ना हो, लेकिन वो इतना थक चुके हों घर परिवार के प्रेशर से। खासतौर से महिलाएं, पुरुषों के साथ भी होती है, हम ये नहीं कह रहे पुरुष वो नहीं करते, लेकिन महिलाओं के साथ ये समस्या होती है ना कि तुम बच्चों को नहीं सही ध्यान देती हो, घर का काम तुम्हें नहीं है, काम से बचने के लिए पढ़ाई कर रही हो। ये सारे जो लेक्चर होते हैं ना, तो महिलाओं को लगता है कि हे भगवान इस बार जैसे तैसे हो जाए, नहीं तो अगली बार मैं अप्लाई भी नहीं करूँगी। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, या फिर वो सोच लेते हैं कि भाई पढ़ के थक गए, अब हम कुछ और करेंगे। लक्ष्यों में परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि परिवर्तन कर लेना। जैसे अब वो ये सोच के बैठे होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए तब तैयारी नहीं करेंगे, बस इस बार दे लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो हम कुछ और करेंगे। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ जाएंगे काम करने यूट्यूब वगैरह पर, कुछ लोग प्राइवेट पढ़ाने लगेंगे। तो ये क्या, लक्ष्यों में परिवर्तन का मतलब एक्चुअली में ये हुआ कि कोई और दूसरा काम सोच लेना। मतलब टीचर नहीं बनना, या फिर उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट बनने का सपना था, गवर्नमेंट नहीं बन पाए तो प्राइवेट बन जाएंगे। ठीक है ना। तो परिवर्तन कर लेंगे। लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? सहयोग की भावना, उचित नेतृत्व, निर्णय क्षमता, लक्ष्य व्यवहारिक हो, निरंतर प्रयास और समय सीमा। अच्छा, मूल्य वाला टॉपिक कहाँ चला गया? सबसे पहले तो मूल्य आने चाहिए थे। चलो देखते हैं, आगे हो सकता दिया। ठीक है। लक्ष्यों की विशेषताएं हो गई। लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले तत्व, सहयोग की भावना। ठीक है। लक्ष्य तो है लेकिन सहयोग नहीं है, उचित नेतृत्व नहीं कर पा रहे, निर्णय की क्षमता नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, लक्ष्य व्यवहारिक हो। ठीक है। निरंतर प्रयास, समय सीमा। ठीक है। प्रयास जो था वो निरंतर नहीं किया, तो ये सारे तत्व प्रभावित करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि बिल्कुल अब कोर्स लेने के लिए कर रहे होंगे, अरे कोर्स लेना था तो लोगों का पहले से ले लेते, है ना। तो ये क्या है, ये सब समस्याएं ही तो हैं कि आपका लक्ष्य था, आपको जब पेपर क्रैक करने या टीचर बनने का सपना था, तो यही कोर्स आप 1 साल पहले ले लिए होते, 2 साल। 22 की भर्तियाँ हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अब कोर्स लिया होगा। ठीक है। तो है, ये गलतियाँ तो हैं इंसानों की। लक्ष्यों के प्रकार, जोन्स के अनुसार 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य। ठीक है। मध्यवर्ती या अल्पकालिक लक्ष्य। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? मध्यांत लक्ष्य या मध्यांत श्रृंखला लक्ष्य। यहाँ पर ये तीनों लक्ष्य किसने दिए हैं, ये ध्यान रखना है, जोन्स महोदय ने दिए हैं। ठीक है। जोन्स महोदय ने दिए हैं दीर्घकालीन लक्ष्य, ओके, मध्यवर्ती या अल्पकालिक लक्ष्य, और एक लास्ट वाला कौन सा है, मध्यांत लक्ष्य। ओके। तो ये ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन है आप, स्तर पर आ गए हम लोग। सभी स्तर क्या होते हैं, संस्कृति की देन होते हैं। सभी स्तर क्या होते हैं, संस्कृति की देन होते हैं। ये सामूहिक जीवन में वृद्धि करते हैं। अधिकांश स्तर किसी दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं, किसी ना किसी दबाव के कारण स्तर उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना। और आगे बात करते हैं स्तर की। इस प्रतिष्ठात्मक मूल्य के कारण होते हैं, मतलब जो दबाव होते हैं, दबाव से उत्पन्न होते हैं स्तर। तो कौन कौन से दबाव हो सकते हैं? या तो प्रतिष्ठात्मक मूल्य के कारण, बहुत से लोग क्या होता है कि पहले से उनकी एक, कहते हैं ना, सोसाइटी में एक इज्जत रही है, इज्जत मतलब एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी रही है, तो आगे उनके साथ समस्याएं कितनी भी हो, वो कोशिश करते हैं कि वो प्रतिष्ठा हमारी बनी रहे। ठीक है। भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण कुछ लोगों को क्या है कि नई नई चीज़ें, नए नए टीवी, फ्रिज, नए नए ब्रांड की चीज़ें अपने घर में रखने का शौक़ होता है ना। और उस वजह से वो चीज़ों को कलेक्ट करते रहते हैं, और लोगों को देखने में लगता है अरे भाई साहब ये चीज़ थी उनके यहाँ, ये चीज़ विदेश से आई थी, ये चीज़ उस देश से आई थी, ये चीज़ अमेरिका से आई थी, है ना। तो ये क्या, भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण कुछ लोगों को भौतिक चीज़ों का स्टोर करने का शौक़ होता है, महंगी महंगी चीज़ें, हालांकि ये फिजूल खर्ची मानी जाती है। समूह के कल्याण के लिए कुछ लोगों की आदत होती है समाज सेवा करना। आप देखते हो यूट्यूब शॉर्ट्स पर बहुत से ऐसे वीडियोस आते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, सच में करते हैं। कुछ लोग हो सकता है वीडियो के लिए करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में हर कोई इतना गिरा हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो उनकी भी एक रिस्पेक्ट है कि भाई ये देखो इतना करते हैं। तो कुछ लोग, आप जानते हो, स्ट्रीट जो डॉग्स वगैरह, स्ट्रीट एनिमल जो होते हैं ना, गाय हैं या फिर ये डॉग वगैरह,
भूखे परेशान घूमते हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या है, इससे भी कहीं ना कहीं उनका स्तर बन रहा है, लोग उन्हें जानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के सहयोग से भी स्तर निर्मित होते हैं। मान लो इन तीनों का सहयोग हो गया, कुछ लोग प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा में मतलब अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है, समूह का कल्याण भी करते हैं, उसके बाद अपने घर में भी नए नए, जैसे आपने सुने भी होंगे राजा भैया इसी टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। मैं भैया मैं नहीं जानती हूँ आप लोग उधर के हो, लेकिन मेरे यहाँ कई बार मैंने उनका चर्चा सुना है कि बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की शादी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, अपनी मतलब फ्री में शादियाँ कराते हैं, अच्छे खुद दान दहेज दे देते हैं, मतलब ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं हूँ, कभी मिली नहीं हूँ उनसे, ठीक है। तो ग्रॉस एवं कैंडल मतलब समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया। इन्होंने स्तर को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। ग्रॉस एवं कैंडल ने स्तर को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, परंपरागत स्तर, परिवर्तनशील स्तर, ठीक है ना। जो परंपरागत स्तर कौन से होते हैं कि हम अपनी बहुओं को हमारे घर की लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, ठीक है ना, और मतलब ऐसी हैं, हम अपनी बहुओं से पर्दा कराते हैं, लेकिन हमारी लड़कियां जीन्स शॉर्ट पहन के भी घूम सकती हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो परंपरागत स्तर मतलब जो लोग क्या होता है पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आज भी बहुओं से पर्दा कराते हैं, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी बहू हो, ठीक है। तो ये परंपरागत स्तर। परिवर्तनशील जो समय के साथ चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये किसने दिए हैं? ये आपके 2 स्तर हैं, ग्रॉस एवं कैंडल ने दिए हैं। स्तर वस्तुओं को नापने हेतु विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तुलना का आधार होते हैं एक तरीके से, और कार्य का तरीका बताते हैं। निकेल एवं डॉसी ने स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया। निकेल एवं डॉसी ने स्तर को कितने में बांटा है? 3 में। एक तो संतुष्टि के आधार पर, सबसे पहला निकेल एवं डॉसी ने बताया संतुष्टि के आधार पर, दूसरा स्थिरता या परिवर्तनशीलता के आधार पर, तीसरा गुणों के आधार पर। तो ये 3 किसके थे? निकेल एवं डॉसी के थे। 2 किसके थे? ग्रॉस एवं कैंडल के थे, परंपरागत और परिवर्तनशील स्तर, ठीक है। स्तर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आधार प्राप्त, स्तर जो होते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा आपका उद्देश्य या फिर लक्ष्य होगा उसी तरीके का स्तर बनेगा, है ना। ग्रॉस एवं कैंडल ने यह भी कहा है कि स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने को तैयार है, ठीक है। ग्रॉस एवं कैंडल ने क्या कहा है? स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने को तैयार है। ये परिभाषा याद रखिएगा। निकेल एवं डॉसी ने स्तर को क्या बताया है? ये मूल्य के मापक होते हैं, मूल्य को मापते हैं स्तर, ठीक है। निकेल एवं डॉसी की परिभाषा है, जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है, रुचियों की मात्रा को ये निर्धारित करते हैं तथा संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं इसका भी निर्धारण स्तर करते हैं, ठीक है। मतलब स्तर क्या होते हैं? इनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से ही होती है, हम सभी जानते हैं लक्ष्य और मूल्य ये स्तर से ही निकलते हैं। रुचियों की मात्रा को ये निर्धारित करते हैं और संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं इसका भी निर्धारण करते हैं स्तर, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे, लेकिन मूल्य कहाँ गायब हो गए हमारे? चलो मूल्य को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि मूल्य गायब हो गए उसमें से PDF से। जो मूल्य होते हैं क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उतना ही बताएंगे क्योंकि लिखना पड़ेगा, बहुत समय हो जाएगा। अनिश्चित होते हैं, ध्यान रखिएगा। बा कैसे होते हैं? आत्मगत होते हैं। मूल्य कैसे होते हैं? अनिश्चित व आत्मगत होते हैं, ध्यान रखना आप ये। और एक डेफिनेशन है निकेल एवं डॉसी की है, निकेल एवं डॉसी की है। मूल्य क्या करते हैं? मूल्य मानवीय, ठीक है, मूल्य मानवीय, मैं उंगली से लिख रही हूँ, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। व्यवहार को क्या करते हैं? प्रेरणा प्रदान करते हैं, व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं, ठीक है। मूल्य मानवीय व्यवहार को क्या करते हैं? प्रेरणा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है? निकेल एवं डॉसी महोदय की, मूल्य को लेकर, ठीक है। मूल्य क्या करते हैं? मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक डेफिनेशन और याद कर लेना, एबरमैन की है, एबरमैन, ठीक है। स्पष्ट परिभाषित, ठीक है, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय क्या है? असंभव है। क्या कहा है इन्होंने? एबरमैन ने, ध्यान से सुनिएगा इनकी डेफिनेशन। स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय असंभव है, ठीक है। मूल्य आस्था है, ठीक है, मैं इरेज कर दे रही हूँ। मूल्य आस्था होते हैं, आस्था होती है मतलब एक तरीके की व्यक्ति की आस्था है। ये शब्द होते हैं, ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। विश्वास है और अपेक्षा है, ठीक है। मूल्य क्या है? आस्था होती है, विश्वास होती है, अपेक्षा, ओके। मूल्य क्या होते हैं? क्रियाओं के निर्देशक सिद्धांत होते हैं, क्रियाओं के निर्देशक सिद्धांत होते हैं, निर्देशक सिद्धांत होते हैं, मतलब क्रियाओं को ये निर्देशित करते हैं, ठीक है, सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना। मूल्य क्या होते हैं? आनंद या संतोष
प्राप्ति का माध्यम होते हैं। आनंद, जैसे किसी का मूल्य है, उसे सेवा करना लोगों की पसंद है, तो उसे उसी में क्या होता है, संतोष प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो मूल्य, आनंद या संतोष, संतोष है। ठीक है, कि इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। बकाया अगर मूल्यों का प्रयोग कहाँ कौन कौन विषयों में किया जाता है, तो दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में, आपका जो गृह विज्ञान है, गृह अर्थशास्त्र या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी गृह विज्ञान के नेम है, अर्थशास्त्र में, कृषि विज्ञान में, यहाँ पर सब जगह क्या होता है, मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और क्या करते हैं, क्रियाओं को निर्देशित करते हैं और मार्गदर्शित करते हैं। मूल्य परिवर्तित होते हैं लेकिन धीरे धीरे, थोड़े रूढ़िवादी टाइप के मूल्य होते हैं। ठीक है ना, ओके। अगर बात करें जो मूल्य होते हैं, अगर मानव की सेवा का गुण अगर व्यक्ति में नहीं है, ठीक है ना, अगर वो कोई व्यक्ति है मूल्यों, मानव की सेवा करना अगर नहीं जानता है, तो उसके जो मूल्य होते हैं वो बेकार माने जाते हैं। ठीक है ना, मूल्य हमेशा होते हैं, क्योंकि ये निगेटिव भी होती है चीज़, ये पॉजिटिव भी होती है। अब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो है तो मूल्य उसका वही मूल्य है, लेकिन है तो निगेटिव कहीं ना कहीं, है ना। तो ये क्या होते हैं मूल्य, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो निगेटिव होते हैं वो बेकार होते हैं। ठीक है, मानव के कल्याण के अलावा जो भी फालतू के जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। मूल्यों में परिवर्तन कब होता है, ध्यान रखिएगा, जब सामाजिक परिवेश में बदलाव होता है तो मूल्य भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो पहले के समय में क्या होता था, अदर कास्ट मैरिज नहीं होती थी, अब अदर कास्ट मैरिज भी होती हैं। ठीक है, पहले के समय में लव मैरिज करना गुनाह सा था, अब आजकल बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, समय के साथ चीज़ें सामाजिक परिवेश में बदल गई हैं। मूल्यों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं प्रभुत्व के आधार पर, ठीक है, प्रभुत्व के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, दो होते हैं प्रभुत्व के आधार पर, कौन कौन से, एक होता है आपके, एक होता है साधनात्मक और दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक। साधनात्मक व आंतरिक, आंतरिक होता है। और इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो एक होता है तथ्यात्मक और आदर्शात्मक, तथ्यात्मक और आदर्शात्मक व आदर्शात्मक। तो ये हो गए आपके क्या, प्रभुत्व के आधार पर। दूसरे होते हैं पार्कर के अनुसार, ठीक है, सॉरी, दूसरा हो गया पार्कर के अनुसार। पार्कर के अनुसार जो मूल्य होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रियात्मक जो वातावरण से संबंधित होते हैं, वातावरण में जो समायोजन की क्रिया होती है उससे संबंधित होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, कल्पनात्मक होते हैं, कल्पनात्मक। ठीक है, कल्पनात्मक मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो साधनात्मक मूल्य, अच्छा, पार्कर के अनुसार कुछ और भी मूल्य दिए गए, जैसे आराम है, स्वास्थ्य, इच्छा, प्रेम, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हो गई, तकनीकी, संतोष, खेल, कला, मतलब जो कला बला से संबंधित होते हैं ना, ये सारी गुण भी कहीं ना कहीं मूल्य होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें साधनात्मक मूल्य की, जो साधनात्मक सबसे पहले दिया है ना, साधनात्मक मूल्य, इन्हें लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। मैं बोल दे रही हूँ, सुन लो, इन्हें लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। शिल्प विज्ञान संबंधी जो मूल्य अभी हमने पार करके बताए थे, शिल्प विज्ञान संबंधी मूल्य भी होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं, साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत। ठीक है, साधनात्मक और आंतरिक मूल्य के अंतर्गत। ठीक है, साधनात्मक और आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। अच्छा, आंतरिक जो साधनात्मक आंतरिक मूल्य होते हैं, ये मैकी ने 4 तरीके के बताए हैं। जो आपने POSE पोस्ट पढ़ा है ना, वो इन्हीं मैकी का बताया हुआ है। ठीक है, साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत, जो कि 4 तरीके का बताया था इन्होंने। कौन सा, सबसे पहले पी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है, योजना बनाना। और O का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, क्रमबद्धता। और S का मतलब होता है स्किल, ठीक है ना, कौशल। और जो E है, ठीक है, E इसका मतलब होता है एफिशिएंसी या फिर क्षमता, हिंदी में कह सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो अब हम यहीं पर एंड करते हैं, या थोड़ा, अच्छा, ये सारे जो हैं, जो हमने मूल्य बताए हैं, इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि साधनात्मक और आंतरिक मूल्य में उच्च कौन है, तो जो आंतरिक मूल्य होते हैं साधनात्मक मूल्य से उच्च होते हैं। मतलब आपकी अंतरात्मा अच्छी है, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आंतरिक मूल्य जो होते हैं साधनात्मक से बेस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर आप बात करें जो तथ्यात्मक मूल्य होते हैं, ये दूसरा वाला दिया है, जो तथ्यात्मक मूल्य होते हैं, तो ये विस्तृत मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इन पर शोध किया जाता है। जो रिसर्च वाले कार्य होते हैं ना, ये सही विचारों पर आधारित होते हैं। मतलब इसको आपको क्या करना होता है, इनको आपको सिद्ध करना होता है, ऐसे आप समझ सकते हो।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आदर्शात्मक मूल होते हैं, ये थोड़े आदर्शात्मक मूल जो होते हैं ये थोड़े धार्मिक प्रकार के होते हैं। आदर्शात्मक मूल कैसे होते हैं? धार्मिक प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो जड़ें होती हैं मानव जीवन से गहराई से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो सच में दिल से धार्मिक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर चलता है, ठीक है ना। और ये तथ्यात्मक से ऊँचे माने गए। तो आंतरिक जो है साधनात्मक से ऊँचे हैं, आदर्शात्मक तथ्यात्मक से ऊँचे माने गए हैं। तो ये मूल्यों का जो हमने नॉर्मल जो वर्गीकरण आपको कर सकते थे, क्योंकि इसका टाइपिंग वाला पेज पता नहीं रह गया क्या हुआ मतलब PDF को कलेक्ट करने में। तो आज की क्लास हम जो है यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बकाया निर्णय लेने की प्रक्रिया यहाँ पर आ गया है टॉपिक हमारा। निर्णय लेने की प्रक्रिया को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचना और कुछ करना, यही अर्थ होता है निर्णय का, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? निष्कर्ष पर हमें पहुंचना होता है, कुछ करना होता है, तभी तो हम निर्णय लेते हैं। निर्णय में सदैव एक से अधिक विकल्प होना आवश्यक होता है, ठीक है। निर्णय का जो माध्यम क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, कौशल, पूर्व अनुभव, मूल्य, लक्ष्य स्तर आदि के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। मूल्य, लक्ष्य स्तर के आधार पर, अनुभव के और ज्ञान के आधार पर जो होते हैं निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय को प्रबंध का हृदय कहा जाता है, जो कि ग्रॉसएबम केंडल ने कहा है। ईस्टर क्रूपेटर ने निर्णय को प्रबंध की सबसे छोटी इकाई कहा है तथा भौतिक विज्ञान के अणु से संबंधित किया है। ग्रॉसएबम केंडल ने निर्णय को क्या कहा है? ये परिवर्तन को जन्म देते हैं और निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था का हृदय है, ठीक है, हृदय कहा है। प्रबंधक निर्णय की क्रियाविधि का चुनाव न केवल स्वयं को करता है, बल्कि वह अपने संपूर्ण संगठन के लिए निर्णय यहाँ पर करता है। जो प्रबंधक होता है निर्णय क्यों करता है? खाली अपने लिए नहीं करता है, बकाया जो भी आपका संगठन होता है उस सभी के लिए निर्णय लेता है, ठीक है। और वही प्रबंधक श्रेष्ठ भी होता है। जो अपना भला सोचे तो वो तो व्यक्तिगत निर्णय हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगा। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व भी होते हैं। एक तो निर्णय की जो स्थायी प्रकृति होती है, भाई चेंज ही नहीं हो रही है, सदियों से चली आ रही। निर्णय की पारस्परिक संबंध, जैसे कि मान लो स्थायी प्रकृति, जैसे कि मान लो पहले के समय में शिक्षा का लड़कियों के लिए इतना महत्व नहीं था। अब पहले के लोग नहीं शिक्षा देते थे, लेकिन कुछ घरों में आज भी कि हमारे घर की लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, तो अब जो नई नवेली बहुएं हैं वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगी। तो निर्णय की स्थायी प्रकृति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर टूटने लगेंगे, ठीक है ना। निर्णय का पारस्परिक संबंध, ठीक है, और निर्णय की समय संबंधी विचारधारा, ये सभी क्या होते हैं? आपके प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। पारिवारिक विशेषताएं जो होती हैं, पारिवारिक संसाधन होते हैं, संस्कृति एवं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी, ये सभी निर्णय को प्रभावित करते हैं। बकाया निर्णय के विषय में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं अभी नई वीडियो में कल नई जानकारी के साथ। हो सका प्रैक्टिस लगाएंगे, नहीं तो क्योंकि ये है ना, ये तो आपका कई बार पढ़ा हुआ होगा तो शायद हो सकता थोड़ा बोरिंग लगा हो, लेकिन आगे जो ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत नई नई चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हम कल कोशिश करते हैं दोबारा इसको कंटिन्यू करने को, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।